हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स के टेस्ट के बारे में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स की जांच कैसे की जाती है। तो इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता के कई कारणों में ट्यूबल फैक्टर यानी कि ऐसा कारण जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेगनेंसी नहीं होने में, वो अराउंड 30 to 35% रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी अराउंड 30 to 35% केसेस में इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। तो इसीलिए फेलोपियन ट्यूब्स का जांच करना, फेलोपियन ट्यूब्स के फंक्शन को जानना, दोनों ट्यूब्स या फिर कम से कम जो एक ट्यूब है वो ओपन है कि नहीं, ये जानना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, टेस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फेलोपियन ट्यूब का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्यों हम ये चाहते हैं जानना कि फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है। तो हम इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। देखिए, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर है, ये जो है गर्भाशय है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब्स है और ये हमारी ओवरीज यानी कि अंडाशय है। अब फेलोपियन ट्यूब्स का रोल क्या होता है? एक फीमेल का जब ओव्यूलेशन होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड 12, 13, 14 डे अराउंड जब ओव्यूलेशन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? एग यानी कि जो अंडा होता है वो ओवरी से रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आता है और इस समय जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी मूवमेंट के थ्रू वो उस अंडे को कैच करती है और ये अंडा यहाँ से मूव करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में अवेलेबल होता है। इसी समय जब कपल कांटेक्ट में रहते हैं, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म्स होते हैं वो पूरा फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट से ट्रैवल करते हुए फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं और जो अंडा वहाँ पर पहले से मौजूद है ओव्यूलेशन के द्वारा, उससे फर्टिलाइज करते हैं। अगर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाती है तो जो एम्ब्रियो यानी कि जो भ्रूण बनता है वो कुछ दिन तक फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है और उसके बाद ये यहाँ से मूव करता हुआ गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताए। इससे हम ये समझ सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब का जो दो एंड होते हैं, एक वो जो कि अंडेदानी यानी ओवरी से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो कि यूट्रस से जुड़ा हुआ है, इन दोनों का ही ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, सिर्फ फेलोपियन ट्यूब्स का ओपन होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हमने देखा ओव्यूलेशन के दौरान फेलोपियन ट्यूब की जो मूवमेंट होती है जिससे वो अंडे को कैच करती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ट्यूब का सिर्फ ओपन होना ज़रूरी नहीं है, उसका फंक्शनल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल होना यानी कि ट्यूब कहीं आसपास चिपक तो नहीं रही है, उसकी जो मूवमेंट है, जो फिब्रियल एक्शन है, उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जिससे वो अंडे को ग्रैब करने में सक्षम नहीं हो रही है। तो ये तो बात हो गई कि फेलोपियन ट्यूब क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम आज का टॉपिक जो है फेलोपियन ट्यूब की टेस्ट कैसे की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे तो हमारे पास कई टेस्ट अवेलेबल हैं फेलोपियन ट्यूब्स की जांच करने के, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनमें से कुछ टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और जो सबसे कॉमनली किया जाने वाला टेस्ट है वो है HSG यानी कि हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। अब मैं आपको बताऊंगी कि HSG का सबसे पहले मीनिंग क्या है। हिस्ट्रो यानी कि यूट्रस यानी कि गर्भाशय, सैल्पिंगो यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स एंड ग्राफी यानी कि एग्जामिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पर हम यूट्रस फेलोपियन ट्यूब्स की एग्जामिन कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं बेसिकली। तो अब ये होता है कि ये जांच कब की जाती है। तो HSG की जांच है जो हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी है, वो नॉर्मली आपके पीरियड्स के लगभग 7वें से 10वें या 11वें दिन के बीच में की जाती है, यानी कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में की जाती है। उसका कारण ये होता है कि ये समय लगभग जो महिलाओं में ओव्यूलेशन होता है वो 11वें दिन के बाद ही होता है। तो यानी कि हम प्री ओव्यूलेटरी फेज में से करते हैं जिससे कि किसी भी तरह की प्रेगनेंसी का उस समय कोई चांस ना हो। यानी कि अगर महिला बाई चांस प्रेग्नेंट हो तो उस प्रेगनेंसी को हम डिस्टर्ब नहीं करते, यानी कि फॉलिकुलर या प्री ओव्यूलेटरी फेज में ये जाँच की जाती है। अब ये जाँच कैसे की जाती है? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना कि ये एक OPD प्रोसीजर है, यानी कि आपको इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बेहोशी या एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, आप सीधे टेस्ट कराने के लिए जाते हैं। ये एक तरह से एक्सरे की तरह ये जांच की जाती है, जिसमें आपको कोई खाली पेट का जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से खा पी कर जा सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 दिन पहले ही डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीबायोटिक्स की टैबलेट देते हैं जिससे कि कोई भी तरह का इन्फेक्शन नीचे के रास्ते से ऊपर ना पहुंचे। तब जो यूट्रस का माउथ होता है, सर्विक्स, उसको एक्सपोज करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट से होल्ड करने के बाद एक पतला सा कैन्युला जिसे HSG कैन्युला बोलते हैं वो इंसर्ट किया जाता है
उसके बाद उस कैनुला के माध्यम से डाई पुश की जाती है। अब HSG में देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यानी कि इस रास्ते से जब हम डाई पुश करते हैं तो वो डाई यहाँ से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए, ट्यूब से होते हुए वो बाहर आ जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें कुछ फिल्म्स ली जाती हैं, 2 या 3 फिल्म्स ली जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम यूट्रस को भी एग्जामिन कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को भी एग्जामिन कर रहे हैं, इसीलिए इसे हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं। अब इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जब हमने HSG की एक्सरे की जो फिल्म ली है उसमें हमें ऐसी फाइंडिंग आती है कि हमें यूट्रस दिख रहा है, जो बच्चेदानी है वो ठीक से दिखाई दे रही है, दोनों ट्यूब्स दिखाई दे रही है, और डाई का बाहर आते हुए, जिसे कि स्पिल ऑफ डाई बोलते हैं, वो हमें दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन में हम इसे इंटरप्रेट करते हैं कि यह एक नॉर्मल HSG रिपोर्ट है, यानी कि आपकी दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ओपन हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्रस दिखाई दे रहा है, फैलोपियन ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, पर जो डाई का स्पिलेज एब्सेंट है, यानी कि उस कंडीशन में प्रॉक्सिमल एंड तो ट्यूब का खुला हुआ है, परंतु डिस्टल एंड में कोई रुकावट है, जिसकी वजह से डाई का स्पिल नहीं हुआ है। और ऐसी कंडीशन जहाँ पर यूट्रस दिखाई दे रहा है पर ट्यूब हमें नहीं दिखाई दे रही है, कोई डाई का स्पिलेज नहीं दिखा रहा, तो वहाँ पे लेबल किया जाता है कि आपकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं। या फिर कभी कभी एक ट्यूब ओपन होती है, दूसरी ट्यूब बंद आ सकती है। तो इस तरह से HSG की रिपोर्ट को इंटरप्रेट किया जाता है। अब ये तो हो गई HSG की प्रोसेस के बारे में कि ये कैसे किया जाता है। अब इसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक OPD प्रोसीजर है, यानी कि आपको कोई एडमिशन की नीड नहीं है, कोई एनेस्थीसिया या बेहोशी की नीड नहीं है, और रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और आराम से आप जाते हैं और 1 से 2 घंटे में आपकी ये जाँच आराम से हो जाती है। अब इसके नुकसान यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है पेनफुल प्रोसीजर। जब भी हम अपने पेशेंट से HSG के बारे में बात करते हैं तो पेशेंट्स काफ़ी घबराई हुई होती हैं। वो HSG के नाम से ही उनके मन में सबसे पहले ये थॉट आता है कि ये तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाँ, डेफिनेटली ये एक प्रोसीजर है जिसमें डिस्कम्फर्ट होता है, पेन भी होता है, और डॉक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसीजर से पहले कोशिश करते हैं कि इसको हम कम मिनिमाइज़ कर सकें इस पेन को। परंतु आपको ये बताऊं कि ये पेन हर मरीज़ के लिए सेम नहीं होता है। किसी किसी मरीज़ को ज़्यादा परेशानी होती है, परंतु किसी किसी मरीज़ में ये बहुत आराम से भी हो जाती है। तो जब भी आप HSG की प्रक्रिया के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। सेकेंड जो इसका डिसएडवांटेज है, इसमें कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत रेयरली कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसके लिए भी प्रिकॉशनरी तौर पे मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन हम पहले से दे के रखते हैं। तीसरा जो डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं या फिर लिमिटेशन बोल सकते हैं इस प्रक्रिया का, वो ये होता है कि जो HSG टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी लगभग 60 से 65% होती है। इसका मतलब ये है कि जब HSG की रिपोर्ट आती है, अगर वो ये कहती है कि दोनों ट्यूब्स खुली हुई हैं, तो लगभग ये रिपोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो ठीक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेशेंट्स की दोनों ट्यूब ओपन हैं। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि HSG की रिपोर्ट हमें ये कहती है कि दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, स्पेशली जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, यानी कि जो यूट्रस से जुड़ा हुआ सिरा है, वहाँ पे कई बार ये ब्लॉकेज बताती है, जिसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूबल यानी कि कोर्नुअल ट्यूबल ब्लॉकेज कहते हैं। ऐसी स्थिति में ये रिपोर्ट सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इस टेस्ट की सेंसिटिविटी कम है। तो ऐसे केस में हमें कई बार आगे कन्फर्मेटरी प्रोसीजर्स यानी कि मोस्टली लेप्रोस्कोपी की सहायता लेनी पड़ती है, ये कंफर्म करने के लिए कि ट्यूब्स नॉर्मल हैं, पेटेंट हैं कि नहीं हैं। तो ये तो बात हो गई HSG का ट्यूब्स के एवैल्यूएशन में रोल। अब HSG की प्रक्रिया के कुछ और भी फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने बोला कि इसका नाम अपने आप में बताता है हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, यानी कि ट्यूब्स के अलावा ये यूट्रस की भी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करता है। जैसे कि कभी कभी यूट्रस के अंदर कुछ जाले बन जाते हैं, एडेशंस फॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। तो यह भी हमें HSG की प्रोसेस में कई बार फिल्म में हमें डायग्नोज हो जाता है। इसके अलावा कुछ एबनॉर्मलिटीज़
बच्चेदानी में कोई कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात कोई परेशानी हो, जैसे कि कभी कभी बच्चेदानी का जो शेप होता है उसमें बीच में कोई पर्दा आ गया, जिसे सेप्टम यूट्रस कहते हैं, जो बच्चेदानी को 2 भागों में विभाजित कर देता है। ये भी हमें HSG के थ्रू डायग्नोज हो जाता है। और इसके अलावा किसी किसी की जन्मजात बच्चेदानी जो 2 होती हैं, जैसे हम बाइकॉर्निएट यूट्रस कह सकते हैं, वो भी कंडीशन हमें HSG के द्वारा डायग्नोज की जा सकती है। तो HSG का न केवल ट्यूबल इवैल्यूएशन में रोल है, बल्कि इसके और भी कुछ फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ आज के वीडियो के माध्यम से कि HSG एक सिंपल प्रोसीजर है, मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला प्रोसीजर है ट्यूब्स इवैल्यूएशन के लिए। इसीलिए आप जब भी HSG की प्रोसेस के लिए जाते हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने डॉक्टर से आप डिटेल में सारी प्रक्रिया समझें, उसके क्या क्या फ़ायदे नुकसान हैं उसको अंडरस्टैंड करें और फिर इस टेस्ट के लिए जाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इस प्रक्रिया के बारे में आगे बढ़ने के लिए। तो ये फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया HSG यानी कि हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी के बारे में। अगर HSG की प्रोसेस से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो, आप हमें इस YouTube चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। थैंक यू।